आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको 2025 में किन-किन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी चीज में, गोल्ड में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और मान लेते हैं कि 20% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो करीब 3.5 साल में ये आपका पैसा डबल हो जाता है। अब अगर आप 1 लाख रुपए आप डालते हैं, तो 3.5 साल में डबल 2 लाख हो जाएंगे। अगले 3.5 साल मतलब 7 सालों में वो हो जाएंगे 4, फिर 8, फिर 16, 14 सालों में आपके पैसे 16 गुना हो जाएंगे। कंपाउंडिंग का ये मैजिक होता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी स्टार्ट कर सकते हैं आपको जरूर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के पहले 3 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। अक्सर वीडियोस में बोलता हूँ, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? बेसिकली आपकी लाइफ को सिक्योर करता है, इंश्योर करता है कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, डेथ हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कुछ पैसा मिले। आपको रेप्लिकेट तो नहीं कर पाएंगे, आपकी कभी तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम वो फाइनेंशियल हेल्प उनको इस लायक बनाएगा कि वो अपनी जिंदगी को ठीक ठाक से चला सके। कितना टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए? आपको जो आपकी एनुअल इनकम है, मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम करीब 5 से 6 लाख रुपए है, तो आपको 20 से 25 गुना मतलब 1 करोड़ से 1.25 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। 20 या 22 साल की एज में अगर आप 1 करोड़ या 1.25 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो केवल 600 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए हर महीने के रेट पे आपको मिल जाता है। मैं आपको टर्म इंश्योरेंस क्यों सजेस्ट कर रहा हूं? टर्म इंश्योरेंस हमेशा सस्ता पड़ता है और वो क्योंकि वो केवल इंश्योर आपको कर रहा है, तो हमेशा टर्म इंश्योरेंस आपके लिए सस्ता पड़ेगा और इजी रहेगा। मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस की जगह पर कोई आप दूसरा प्लान लेते हैं, जिसमें डेथ बेनिफिट भी होता है, एन्युटी प्लान होता है, या एक रिटर्न इन्वेस्टमेंट की तरीके से आप देखते हैं जिसमें इंश्योरेंस और कुछ पैसे वापस भी मिल जाए, दोनों मिलते हैं, तो आपको हमेशा महंगा पड़ेगा। मान लीजिए 1000 रुपए हर महीने पड़ रहा है, तो आपको 500 या 600 रुपए टर्म में डालने चाहिए। बाकी जो 400 रुपए आपके बच रहे हैं उसको म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर मार्केट कहीं पर भी आप डालेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा हमेशा। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस हमेशा आपके लिए प्रिफर्ड होता है। दूसरी चीज जो किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपके पास होना चाहिए, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा 2 तरीके के आपको लेने चाहिए। एक जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर में अगर बूढ़े हो रहे पेरेंट्स हैं और उनकी डिपेंडेंसीज है आपके ऊपर, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस आपको अलग लेना चाहिए। अपना और अपने परिवार का मतलब अपना, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस अलग लेना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी आप जब हेल्थ इंश्योरेंस कोई लेते हैं, तो जो उसमें सबसे सीनियर मेंबर होता है उसके हिसाब से उसका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स का साथ में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए उनका एक या दो लोग जो भी है आपके पेरेंट्स, उनका हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपको लेना है तो दूसरे अलग लीजिए। अपना और अपने फैमिली का, इमीडिएट फैमिली का मतलब अपनी वाइफ का, बच्चों का अलग लीजिए, तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा। कई बार हम कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे होते हैं, किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वहां पर भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। क्या उसी हेल्थ इंश्योरेंस पे रिलाय रहना चाहिए? नहीं। जब आपको यूज करने की बात आए तो आप अपने ऑफिस वाला हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले यूज करिए, पर्सनल उसके बाद यूज करिए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अपना खुद का अलग से लेकर आपको रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए महंगा होता चला जाएगा। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस 5 साल में एक बार आपका रेट बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, विच इज ओके। जैसे 25 साल पे, 30 साल पे, 35 साल पे बढ़ाता है, विच इज ओके। और आपने अगर क्लेम नहीं लिया है तो आपके लिए उसमें भी डिस्काउंट रेट पड़ता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरत की चीज है और आपको जरूर लेना चाहिए। कोविड में ऐसे बहुत सारे हमने फैमिलीज को देखा जिसमें हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से उनको अपना घर, अपना जो भी जमा पूंजी था, सब कुछ बेचना पड़ा, और वो सस्टेन करने के लिए आज प्रॉब्लम में है। मतलब उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे उसके पास कि चीजों को सस्टेन कर पाए, अपनी लाइफ को चला पाए आगे। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जरूर लेनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले। तीसरी चीज, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जो आपकी मंथली खर्चे हैं, जो आपके मंथली, जैसे मान लीजिए आप 50,000 रुपए में आपका पूरा, और इसमें इसेंशियल खर्चे की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पार्टी करनी है, बाहर घूमने जाना है, ये सब खर्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एसेंशियल खर्चे हैं, जैसे आपका रेंट है, ईएमआई है, बच्चों की फीस है, राशन, दूध, फल, सब्जी,
ऑफिस आना जाना, ट्रांसपोर्ट, ये सब एक कैलकुलेट करिए। जो आपका मंथली मिनिमम सर्वाइवल आपका अमाउंट होता है उसका 6 गुना उतना इमरजेंसी फंड आपको रखना है। आप 12 महीने का रखते हैं तो सबसे बेहतर है, लेकिन मिनिमम 6 मंथ का आपको जरूर रखना चाहिए। कभी ऑफिस में ले ऑफ हो गया, आप की जॉब नहीं रही, या आपको सबैटिकल लेने का मूड है, आपको थोड़े दिन ब्रेक लेने का मूड है, या घर पे कोई डिपेंडेंसी आ गई, आपको 2 महीने के लिए जॉब से घर बैठने की जरूरत है, उस समय ये इमरजेंसी फंड बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इमरजेंसी फंड हुए बिना आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना है। जब आपने इमरजेंसी फंड अपना इकट्ठा कर लिया, अभी जो पैसे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले इमरजेंसी फंड में इकट्ठा करिए। इमरजेंसी फंड को आप रख सकते हैं, चाहे तो किसी लिक्विड फंड में रख सकते हैं, एफडी करा के रख सकते हैं, उस तरीके से उसे आप रख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 3 चीजें जब आपने कर ली, आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और आपने इमरजेंसी फंड इकट्ठा किया, तब आप तैयार हैं किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में जाने के लिए। अब मैं कुछ आपको टूल्स बताऊंगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बताऊंगा, जिन इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2025 के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाले हैं। सबसे पहला एफडी। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट नॉर्मली बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि एफडी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि एफडी में जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है नॉर्मली वो 6% 7% के आसपास मैक्सिमम मिलता है। अब 6 से 7% से ज्यादा तो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? कीमतों को बढ़ने का दर। जैसे कोई सामान आज 100 रुपए का आ रहा है, अगले साल अगर वो 110 रुपए का आता है, इसका मतलब 10% का इन्फ्लेशन हो गया। तो आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है? 6% से 7%। नॉर्मली इन्फ्लेशन भारत में 6-7% के आसपास होता है, लेकिन जब आप रिटेल इन्फ्लेशन की बात करेंगे, रिटेल मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं, अनाज है, जो आप खाना खाते हैं, इन सब चीजों का देखेंगे, जो आपके डेली यूजेज में आने वाली चीजें हैं, तो इसमें इन्फ्लेशन 10 से 12% होता है। तो कम से कम एफडी बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर आपकी एज 20, 30 या 40 साल है। अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है, आपको केवल सिक्योर करना है, आप 50 साल 60 साल के हैं, आपको अपना पैसा केवल सिक्योर करना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, लाइफ को एंजॉय करना है, उस केस में आप एफडी में पैसे डाल सकते हैं। ये पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हुआ। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड। अब जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड कई तरीके से आप रख सकते हैं अपने पास। सबसे पहला तरीका तो होता है कि ज्वेलरी के तरीके से आप बनवा के गोल्ड को रख रहे हैं अपने पास। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। एक तो ज्वेलरी नॉर्मली जब हम अपने घर में लेकर आते हैं तो सही समय पे जब आपको जरूरत होती है तो नॉर्मली आप उसे बेच नहीं पाते, क्योंकि ज्वेलरी है तो उसे आपको बेचने में हिचकिचाहट होती है, तो वहां पर ज्वेलरी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। नॉर्मली गोल्ड हर साल आपको 8 से 9% का ऑन एन एवरेज रिटर्न देता है, मतलब गोल्ड के दाम 8 से 9% हर साल बढ़ते हैं ऑन एन एवरेज। कभी ज्यादा भी बढ़ सकता है, कभी कम भी बढ़ सकता है, बट हम एक एवरेज लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है कि जब आप ज्वेलरी लेते हैं तो एक तो गोल्ड का प्राइस आपको पे करना है, और मेकिंग चार्ज इसमें बहुत ज्यादा आपका लगता है, जो 10% से लेकर 25% के आसपास तक होता है। तो ज्वेलरी में जो रिटर्न आपका आएगा वो रिटर्न हमेशा कम आएगा। दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड अच्छा ऑप्शन है, उसमें आप ले सकते हैं, और आई थिंक मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन शायद डिजिटल गोल्ड में जीएसटी नहीं लगता या टैक्स नहीं लगता, तो वहां पर आपकी सेविंग हो जाती है। जो आप ज्वेलरी ले रहे थे वहां पर आपको टैक्स भी पे करना होता है। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, एसबीजी, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। तो इसमें गवर्नमेंट हर क्वार्टर ये गोल्ड बॉन्ड्स निकालती है। जिस रेट पे गोल्ड चल रहा है उसी रेट पे आपको वो बॉन्ड निकालेगी, वो बॉन्ड आप परचेज कर सकते हैं, और जब आप उसे बेचना चाहें तब आप बेच सकते हैं। आप दूसरे को भी बेच सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसे गवर्नमेंट को भी बेच सकते हैं, तो वो ऑप्शन सेवरियन गोल्ड बॉन्ड में है। अब एक तो इसमें बेनिफिट क्या है इस सेवरियन गोल्ड बॉन्ड का? एक तो आपको रिटर्न मिल रहा है 8% 9%, जिस भी रेट से वो गोल्ड ऊपर जा रहा है। दूसरा, इसमें करीब 2.5% के आसपास एडिशनल अमाउंट मिलता है टोटल अमाउंट पे। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड परचेज किया तो 1 लाख रुपए का 2.5% आपको एडिशनल मिलेगा जब आप उसे सेल करते हैं टोटल वैल्यू पे। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जब गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट देती है, निकालती है,
ज्यादातर बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो आप हमेशा नहीं खरीद सकते। इसके लिए सेकेंडरी मार्केट है बहुत सारे, मतलब बहुत सारे सेकेंडरी मार्केट है जहां पर सोवरियन गोल्ड बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है, मतलब कोई न कोई बेच रहा होता है, आप खरीद सकते हैं, तो वहां से आप खरीद सकते हैं। अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो डिजिटल गोल्ड या सोवरियन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है और अच्छा रिटर्न देगा। कितना रिटर्न देगा? 8 से 9% मिनिमम तो देगा ही देगा। तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। नॉर्मली इसमें अगर आप कोई शॉप खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं या कोई भी रियल एस्टेट की कोई भी चीज खरीदते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसे आप लीज पर दे सकते हैं, रेंट पर दे सकते हैं। वहां से आपको नॉर्मली 2 से 3% के आसपास तो उसका रिटर्न मिलता रहता है रेंट के रूप में, तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन और अच्छा, साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट हो रही है, तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब आप कोई 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50 हजार रुपए से तो आप कोई भी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। उस केस में आप दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं जिसको हम लोग आरटीज बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एक ट्रस्ट बनाती है और वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदती है, और आप जब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो रेंट आता है वो रेंट आपके प्रोपोर्शन में आपको डिवाइड करके देती है। तो एक तरीके से आप 5 हजार रुपए, 1 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए, इतने पैसे भी आरटीज में पैसे डालकर और रेंटल बेनिफिट आप ले सकते हैं। नॉर्मली आपको 15 से 17% के आसपास आरटीज में रिटर्न मिलता है। तो एक ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप नहीं ज्यादा पैसे डालना चाहते रियल एस्टेट में। लेकिन इसमें आपको लैंड एप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ट्रस्ट में पैसे डाल रहे हैं और रेंटल इनकम आपको मिल रही है। आपको लैंड के एप्रिसिएशन की या उस प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन का बेनिफिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2025 में, तो उसके बारे में। अगला इन्वेस्टमेंट टूल है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, कॉर्पोरेट्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड इशू करते हैं और उस बॉन्ड के बदले आपको गारंटीड रिटर्न देते हैं ज्यादातर केसेस में। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो उसने कुछ पैसे बैंक से लिए, कुछ पैसे उसने अपने शेयर डाल के शेयर मार्केट में से कुछ पैसे उठाए, कुछ पैसे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देते हैं जो एक तरीके से गारंटीड रिटर्न होता है कि ये हमारा बॉन्ड आप परचेज करिए और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ज्यादातर 1 to 5 years के बीच में ही होता है। उसमें जब आप बॉन्ड को सेल करेंगे तो आपको 14%, 15%, 10% इसके बीच में, मतलब 10 से 14% के बीच में आपको रिटर्न ज्यादातर आपको मिल जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एक रिस्क है कि अगर कंपनी को कुछ हो गया, मतलब कंपनी ही खत्म हो गई, तो यहाँ पर रिस्क ये होता है, और रिस्क मतलब जीरो भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको ढंग से रिसर्च करके ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। नॉर्मली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जिसमें से सेल और परचेज आप कर सकते हैं। जब भी आप कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदें तो ये चीज जरूर ध्यान दें कि उनकी रेटिंग क्या होती है। तो बेसिकली हर कॉर्पोरेट बॉन्ड की एक रेटिंग आपको दिखेगी, और अगर आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है तो कम से कम AA या ट्रिपल A वाला बॉन्ड ही आपको खरीदना चाहिए। ट्रिपल ए अच्छा, AA उससे थोड़ा सा कम, फिर BBB, BB, फिर C, इस तरीके B नेगेटिव, इस तरीके की कैटेगरीज होती है। आप AA या ट्रिपल A के ही बॉन्ड खरीदिए अगर आपको सिक्योर करना है पैसा। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होगा क्योंकि आप रिस्क कम ले रहे हैं, तो वो भी फिर भी आपको 8 से 10%, 12% के आसपास मिल जाता है। ट्रिपल A में भी और AA में भी आपको इतना रिटर्न मिल जाता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2025 में। अगला जो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। अब हम शेयर मार्केट के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं रखते, तो हमें नहीं पता कि शेयर मार्केट में अगर हम पैसे डालेंगे कौन सा शेयर हम खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं खरीदना चाहिए, और उसमें कितनी मूवमेंट हो रही है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं जो इन फंड्स को मैनेज करते हैं, मतलब आपके बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली 3 कैटेगरीज होती है। एक लार्ज कैप है, दूसरा मिड कैप है, तीसरा स्मॉल कैप है। लार्ज कैप भारत की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं लार्ज कैप के जो फंड्स होते हैं। इसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न 10 से 11% के आसपास मिल जाता है ऑन एन एवरेज। जो मिड कैप है उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, लेकिन उसमें रिटर्न आपको
12 से 14%, 15% तक भी मिल जाता है। जो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स है, उसमें नॉर्मली आपको रिटर्न 15%, 16% से लेकर 20%, 25% और कुछ-कुछ केसेस में आपको 30% तक भी मिलता है। लेकिन स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड है, उनका रिस्क ज़्यादा होता है, तो रिस्क ज़्यादा आप ले रहे हो, तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर एक जो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि नॉर्मली जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड आप उठाएंगे, देखेंगे तो उसमें इवन स्मॉल केस भी उठाएंगे, स्मॉल कैप भी उठाएंगे, तो आप देखेंगे फ्लक्चुएशन तो हो रहा है, लेकिन अगर आप लंबे पीरियड में देखेंगे 3 साल 6 साल में, तो वो ऊपर जाता हुआ ही ग्राफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जीरो हो जा रहे हैं, ऐसे नहीं दिखेगा। तो ज्यादातर केसेस में आपको ऊपर जाता ही दिखेगा। तो आप म्यूचुअल फंड की किसी में भी अगर आप अपनी रिस्क के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं। मैंने इसमें वीडियोस भी कई सारे बनाए हुए हैं। एक वीडियो में मैंने पूरा म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, लार्ज कैप में क्या क्या देखना होता है, किस तरीके से देखना होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के बाद अगला ऑप्शन है स्मॉल केस का। स्मॉल केस क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज और शेयर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड, मतलब वो शेयर मार्केट में है, शेयर उनके आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज है, उस स्मॉल के जो बहुत ही मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो प्रोडक्ट बनाती है, ऐसी कंपनीज को म्यूचुअल फंड नहीं अपने फंड में रखते हैं। उसके लिए स्मॉल केसेस है। स्मॉल केस क्या करता है, इसमें उन कंपनीज का एक प्राइवेट फंड बनाता है, म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, एक फंड बनाता है, उसमें अलग अलग कंपनीज को क्लब करके रखता है, जो मिडिल क्लास इंडिया के लिए अच्छे फंड बनाते हैं, अच्छी चीजें बनाते हैं, और वहां पर वो पैसे आपका लगाता है। तो स्मॉल केस भी आप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्मॉल केस में अ, लंबे समय में आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना होती है। स्मॉल केसेस में भी आपको 12-15% से लेकर 20%, किसी किसी केसेस में 25%, 30% भी आपको रिटर्न मिलता है। और अगर 30% रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब आप करीब 2 साल में ही आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आप 20% के आसपास आपका रिटर्न है, तो 3.5 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। पैसे डबल कितने समय में होते हैं, ये कैलकुलेशन करने के लिए जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जिस भी चीज पर, 72 में उसको डिवाइड कर दीजिए, 72 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये पता चलेगा कि आपका कितने समय में पैसा डबल हो रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अभी तक जो चीजें आपने करी, जिस तरीके से आपने अपने फंड को, अपनी चीजों को मैनेज किया, वो आपने करा होगा। कोई बात नहीं है, 2024 लगभग खत्म होने वाला है। 2025 की शुरुआत हम इन्वेस्टमेंट से जरूर करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी कि आपको सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया तो इमरजेंसी फंड आपको बनाना है। अपने आप को सिक्योर करना, अपनी फैमिली को सिक्योर करना बहुत ही बेहतरीन सुख और सुकून देता है। अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।